हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं कपिल द्विवेदी आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। चलिए, हम लोगों ने पिछला टॉपिक लेक्चर नंबर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट किया था, जिसमें पढ़ा था क्या कि टॉर्क मतलब जिसे एक एक्सटर्नल नाम से जानते हैं, एक और दूसरे नाम से जानते हैं, क्या कहोगे सर? मोमेंट ऑफ फोर्स। जब किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया था, तो उस पर आपने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क को पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि इसका एक एप्लीकेशन जो जबरदस्त है उसको हम लेके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में आएंगे। वो लेक्चर आपका है क्या? देखिएगा, वो सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो आपको अगर सर बड़ा सिंपल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, अगर किसी सर्किट में हल्का सा भी करंट जा रहा होगा, हल्का सा भी करंट होगा अगर प्रेजेंट होगा, तो ये उसे डिटेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये एक प्रकार का डिटेक्टर है। यस, डिटेक्टर है। और ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा किसको? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट। यानी आप कह सकते हो ये एक ऐसा डिटेक्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा, जो खोजेगा, जो सर्च करेगा, जो फाइंड आउट करेगा क्या किसी भी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। और मूविंग कॉइल क्यों बोला गया? तो मूविंग कॉइल इस वजह से बोला गया क्योंकि इसमें कॉइल का टर्म्स मोमेंट रोटेट होगा। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाने जा रहा हूं जिससे आप का आधा डाउट तो वही क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे ये मूवमेंट करेगा, किस पर ये बेस्ड होगा। तो मैंने आपसे पहले कहा, इसका जो प्रिंसिपल होगा, खास तौर से मूविंग कॉइल का जो प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, टॉर्किंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 2 मिनट धैर्य रखिएगा और समझिएगा। और दूसरा, इसकी सेंसिटिविटी को समझेंगे। अब आप समझोगे सर सेंसिटिविटी क्या होता है? सर क्या दांतों की सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब होगा कि हमारा, अगर देखा जाए तो रिलेशन कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सिखाऊं कि जैसे कभी कभार होता है क्या कि किसी बच्चे को हल्का सा भी डांट दो तो रोना शुरू कर देता है, तो उसका फ्रेंड कहता है अरे सर बहुत सेंसिटिव बच्चा है, मतलब इसको बातें खड्ड से लग जाती हैं। तो क्या गैल्वेनोमीटर भी हल्का थापड़ मारने पर रोना शुरू कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब आप है क्या, इसकी सेंसिटिविटी को हम जज कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा टॉपिक। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने बोला, अगर करंट के अंदर एक ह्यूज अमाउंट का, बल्क अमाउंट का, लार्ज अमाउंट का डिफ्लेक्शन शो हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब वी कैन से इजिली कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज, कुछ भी बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। आइए, इसके बारे में हमें बहुत कुछ चीज़ें जज करनी है मेरा बच्चा, बहुत कुछ चीज़ें समझना है। आइए समझाते हैं 1 बाय 1 क्या है हमारा सेशन, कैसे चलते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर का कुछ स्ट्रक्चर, आपके सामने पड़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 इसमें ये क्या है और ये दोनों में अंतर क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो मैग्नेट होता है ना, इसे एक प्रकार का कह सकते हो रेडियल मैग्नेट या कोर मैग्नेट कहा जाता है। कोर मैग्नेट इन द सेंस हल्का सा ये कर्व फॉर्म में होते, थोड़ा सा इनका ये पोर्शन कर्वेचर फॉर्म में होता है। रीजन क्या होता है? आप देख रहे होगे कि इसमें ऐसा, यही वजह है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, मेरा बच्चा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें देख रहे हो आप, ये मैं डायग्राम
पे जरूर बना दे रहा हूं, लेकिन आप खुद समझो कि एक पर्टिकुलर कॉइल पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस्ड है, यू नो। फोकस होने का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई होगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हल्का सा भी करंट का अगर डिटेक्शन, हल्का सा भी कॉइल के अंदर करंट हुआ तो ये पूरा का पूरा हमारा रोटेटर कॉइल मूव करता है, जिसका कनेक्शन ये स्केल होता है, स्केल होता है, और इस पर ये पॉइंटर होता है। पॉइंटर मतलब इसे पॉइंटर निडल भी कहते हैं, ठीक। ये डिफ्लेक्ट करता है कब, जब इसके इस कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर, ये देखो छोटा सा लगा है, अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा? आप कहोगे सर बिकॉज इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इसको थोड़ा सा इधर देखो, इस एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा पूरा, ये पॉइंटर लगा होगा, यहां मान के चलो हमारी स्केल हो गई, समझना, यहां हमारी स्केल हो गई, और होगा क्या कि ये पॉइंटर इस सिलेंडर से टच था। हमने क्या किया कि कभी आप ध्यान से देखा करो, एक कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हो तो एक बंदा होता है जो एक मल्टीमीटर रखा होता है, मल्टीमीटर कभी देखा होगा, येलो कलर का होता है, इसमें ढेर सारे ऐसे पॉइंट बने होते हैं। अब वो करता है क्या, 2 पॉइंट को उसमें लगाया मल्टीमीटर में, और बाकी 2 पॉइंट को ले जाके अगर आपके सेल के पोटेंशियल को जज करना है या किसी करंट को जज करना है, तो जहां टच कराता है, तो जब टच कराएगा, जैसे कॉइल में टच कराएगा, तो वो निडल जो हमारी मल्टीमीटर की रहेगी वो तेजी से भागती है। अगर वो तेजी से भागी, इसका मतलब है कि उस सर्किट जहां हम टच करा रहे हैं वहां पे करंट की एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे डिफ्लेक्शन से हम ये जज करते हैं कि जितना फास्ट डिफ्लेक्शन होगा उतना करंट वहां ज्यादा है, जितना स्लो डिफ्लेक्शन होगा निडल का, पॉइंटर का, उतना ही कम करंट प्रेजेंट होता है। ये फील करते हैं, ये रियलाइज करते हैं हम लोग। तो ये कुछ ऐसा नहीं था, बेसिकली ये वही था कि हम उस सिलेंडर के एक एंड से ऐसे क्वायर को लपेटा, करंट को ले गया, और एक यहाँ से, अब जिस पॉइंट पर हम टच कराएंगे तो एक तरफ से करंट इसके अंदर क्या होगा, इन करेगा, और दूसरी तरफ से करंट आउट करके सर्किट को अगर कंप्लीट किया, अगर उसके अंदर करंट है तो इसके अंदर भी करंट सर्कुलेट होगा कॉइल के अंदर, और ये इसके अंदर कॉइल के अंदर कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है मेरा बच्चा, जैसे ये टच होते हैं, इनके अंदर करंट सर्कुलेट करेगा, तो ये करेगा क्या, इस पूरे सिलेंडर कह सकते तो आर्मेचर को इसी के अंदर घुमाने की कोशिश करेगा। कहां से घुमाएगा सर? फोर्स लगाएगा। मैंने आपसे कहा था कि किसी कॉइल पर, किसी लूप पर अगर करंट प्रेजेंट, मतलब करंट जा रहा है, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हमने कहा था टॉर्किंग इफेक्ट लगेगा। और वो टॉर्क कितना लगे, वो मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसे कह सकते हो, वो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। सी मेरा बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, टाउ। तो आप कहोगे सर फोर्स आपने निकाला होगा टाउ की वैल्यू, अगर याद हो आपको तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ, टाउ इज इक्वल टू, हालांकि आपने लास्ट में ऐसे निकाला होगा mb sin थीटा, या टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क mb भी निकाला था आपने, इसे कहते हैं टाउ मैक्स। ठीक है, तो इसे आपने क्या लिखा था, NIAB। समझिएगा, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको पाने के बाद ये कॉइल रोटेट किया। खैर ये स्प्रिंग लगे होते हैं, और ये पूरा बैरिंग होती है, बैरिंग इस वजह से लगाई जाती है दोनों साइड से, जिसपे ये रोटेटर फ्रीली घूम सके। ठीक है, इसे भी बैरिंग कहते हैं, और ये भी होगा, तो ये पूरा इसके अंदर फ्रीली रोटेट कर सके, इस वजह से लगाया जाता है। अच्छा, इस पर एक इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग कॉइल होते हैं, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा इंसुलेटिंग लेयर हम लोग इसको डिप करके, एक इंसुलेटिंग कह सकते हो लिक्विड होता है, उसके अंदर डिप करके सुखा लेंगे तो पूरा कॉइल के अंदर भर जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये जब इंसुलेटेड हो जाता है ना, तो कह सकते हो शॉर्ट सर्किट होने के खतरे कम हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जब इन पर फोर्स लगा तो ये रोटेट करेगा, घुमा, और बच्चे मेरे जब घुमा तो ये पॉइंटर भी इसके साथ टच है, तो ये भी रोटेट करेगा, भागेगा मेरा बच्चा। चलो ठीक बेटा, अब मान के चलो मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंटर रोटेट करके कहीं यहां पहुंचा। सी मेरा बेटा, पॉइंटर रोटेट करके कहीं यहां पहुंचा,
और ये इसके साथ एंगल कुछ भी बनाया अल्फा। ध्यान से सीखना। और अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे मैंने सर्किट से टच कराया, पॉइंटर रोटेट किया, भागा, इधर उधर डिफ्लेक्शन हुआ, अब मान के चलो मैं हटा दूं, इन केस अब मैंने ये जो कॉइल थे हमारे जो टच कर रहे थे उनको मैं हटा दूं, अब क्या होगा? पॉइंटर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो किसकी वजह से उधर गया था। तब आप कहोगे सर जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। उस पर मोमेंट ऑफ फोर्स लगा था जिसकी वजह से कॉइल रोटेट किया और ये निडल डिफ्लेक्ट की। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे लगा? तो आपने कहा सर वो करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे करंट पाया होगा तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिस पर टॉर्किंग फेनोमेना हुई, वो उसकी वजह से ये रोटेट किया। चलो कोई बात नहीं। जैसे ये हो गया तो हमने कहा जब ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि किसी बॉडी को अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा कम बैक होती है तो वो किसकी वजह से होती है? तो आपको याद होगा एक नाम डिफॉर्मिंग फोर्स का या रिस्टोरिंग फोर्स का। डिफॉर्म करता है बॉडी खुद को, अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में फिर से लाता है, रिस्टोर करता है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं। वो रिस्टोर यहाँ पे मेरे बच्चे किसकी वजह से होगा? तो आप कहोगे सर वही टॉर्क, वही मोमेंट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ था, वही यहाँ पे मिलेगा जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क। मेरा बच्चा रीस्टोरिंग टॉर्क हुआ कितना? आजा भाई। तब आप कहोगे सर टाउ इज इक्वल टू, पहले मैं दिखा दूं आपको एक चीज, सबसे बड़ी बात कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो के अल्फा। समझिएगा ध्यान से। अब चूंकि ये भी टॉर्क, ये भी टॉर्क, समझ में आ रही बातें? ये भी टॉर्क, दोनों टॉर्क हैं तो क्या हो जाएगा? बाई 1/2 के अल्फा इज इक्वल टू NIAB। ध्यान से सीखना मेरा बच्चा, बहुत इजी है और बहुत आसान है और बहुत समझदारी दिखानी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। सिंपल सा फंडा है। अगर मैं कहूँ I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर K/NAB इंटू अल्फा। ये पूरी वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? G के, K/NAB। सी मेरा बच्चा, I इज इक्वल टू डियर क्या हो जाएगा? G अल्फा। इस G को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक। और सबसे मजेदार बात सिखाऊं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है डियर? अल्फा के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या? इस वाले टॉपिक में कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, वर्ड सुनना, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। दैट मीन्स कि हमारा ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट सर्किट के अंदर ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब अल्फा मीन समझ में आ रहा है ना? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो सर्किट में करंट की प्रेजेंसी ज्यादा होगी। एक चीज याद रहे मेरा बच्चा, इस गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को, इस G को एक नाम से और जाना जाता है, करंट रिड्यूसिंग, एक नाम से और जाना जाता है करंट रिड्यूसिंग फैक्टर। किस नाम से जाना जाता है? करंट रिड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है भैया, याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। खैर, यही पूरी बेसिक थियरी है किसका? गैल्वेनोमीटर का। और अब हम जैसे ही गैल्वेनोमीटर के इस थ्योरी के बारे में स्टडी कर लेते हैं
तो बात आती है अब ये कितना सेंसिटिव है और कितना नहीं है। आइए इसके दूसरे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करें, ध्यान से सीखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सी मेरा बेटा, हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहां सेंसिटिविटी दो तरीके से जानी जाती है। किस किस तरीके से? एक होता है CS और दूसरा होता है VS। व्हाट इज CS? CS मीन्स करंट सेंसिटिविटी। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। और बच्चे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा और बहुत इत्मीनान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करें करंट सेंसिटिविटी की या हम लोग बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, होती कुछ एक जैसी ही है। आइए फिर भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला करंट सेंसिटिविटी, हेडिंग डालेंगे करंट सेंसिटिविटी। हम लोग सीखेंगे क्या, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। तो एक लाइन में डेफिनेशन में देना चाहूंगा आपको, इसका क्या है? डिफ्लेक्शन इन क्वेल या इन निडल, ऐसे समझ लो। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डायरेक्ट समझो क्या मतलब है फर्जी का इधर। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सिंपल। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज क्या मेरा बच्चा? करंट सेंसिटिविटी, CS। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। यानी अगर हम लोग बात करें CS की, करंट सेंसिटिविटी की, तो आप कहोगे सर डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बेटे इसे करंट सेंसिटिविटी को IS से रिप्रेजेंट करते हैं, IS। डिफ्लेक्शन क्या था? अल्फा अपॉन I। 2 मिनट रुकिएगा, ध्यान से समझिएगा। C बेटे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर मैं यहीं से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो यू कैन सिंपली से दैट सर I/G। यस और नो? I/G। और यूज करो यहां पे अल्फा की जगह I/G होल अपॉन I, ये हो जाएगा I/G इंटू I। दिस इज कैंसिल आउट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ IS? यानी सिंपल सा फंडा हुआ कि करंट सेंसिटिविटी मेरा बच्चा, करंट सेंसिटिविटी, बहुत छोटा सा लेक्चर, बहुत प्यारा है ये, समझना। करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल हुआ? तो आप कहोगे सर रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक। सिंपल सा फंडा। आप इसे जरूरत पड़ने पर अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? सी बेटा थोड़ा सा इधर देख ले। क्या हो जाएगा IS की वैल्यू? अब आप कहोगे सर सिंपली वी हैव व्हाट इज वैल्यू ऑफ G। G की वैल्यू क्या थी? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। G की वैल्यू क्या थी? K अपॉन NAB। बेटा G की वैल्यू क्या थी? K अपॉन NAB। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है जी। तो हम अगर इसका इस्तेमाल यहां पे कर लें 1 अपॉन
उधर साइड ही कर लेते हैं, इधर दूसरा बता दें, सी डी। तो देन आई एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के अपॉन एन ए बी, यानी यू कैन सिंपली से दैट एन ए बी दिस। मतलब हम इस, अगर हमें पता है जी की वैल्यू तो सिंपली, अदरवाइज हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज करंट सेंसिटिविटी, ये कहते हैं, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो आप कहोगे सर तब तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा डियर। अगर हम लोग बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की तो क्या हो जाएगा सिंपली, यार सिंपल सी बात है, जब हमने बोला कि करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो आप कहोगे सर क्या बात है, तब तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा वोल्टेज मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। एग्जैक्टली, एकदम सही सोच रहे हो आप, कहीं से गलत नहीं है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी, किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वाह रे वाह, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो सिंपल सा फंडा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। सिंपल सी बात, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Vs इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सीखना मेरा बच्चा, हमने बोला डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा बाई वी। यार कितना सिंपल, सोचो मेरा बच्चा, अल्फा व्हाट इज, सॉरी Vs, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, तो आपने कहा सर 2 मिनट, अल्फा की वैल्यू तो हमने ये निकाली थी, कहाँ गया आई बाई जी, तो अल्फा आई बाई जी इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, तो आई बाई जी अपॉन वी, आई बाई जी वी, वाह रे वाह, आई बाई जी वी को अपन आई आर लिख सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं, निपट गया हो, कितना सिंपल, 1 अपॉन जी आर, 1 अपॉन जी आर। अच्छा वेरी गुड। तो क्या आई एस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी वी पढ़ा था क्या कभी लाइफ में, जिंदगी में? हाँ सर, ये तो करंट सेंसिटिविटी है, थोड़ी देर पहले ही आपने डिस्कस किया। वाह रे वाह, सी बेटा क्या आसान चीज दे रहा हूं। वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस बाई आर सी। यानी सिंपली से दो तरीका, अगर मैं आपसे कह दूं कि जी की वैल्यू मेरे को क्या पता है, के अपॉन एन ए बी, नाउ सिंपली अगर मैं इसको यहां पे भी रखूं तो यू कैन से दैट वी एस मस्ट बी इक्वल टू एन सी डियर, 1 अपॉन जी की वैल्यू क्या थी, के अपॉन एन ए बी इंटू आर। सोचो कितना सिंपल यार, वी एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। सोचो, सो सिंपल, दिस इज कांस्टेंट। और आपको पता है, क्या पता है कि ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, तो आपने कहा था ये सर वैल्यू थी आई एस। उसी को आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे यहाँ लिखा है वी एस इज इक्वल टू दिस। खैर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वो सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और एक चीज़ याद रहे, दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें समझनी थी कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सा फंडा मेरे बच्चे, और एकदम आसानी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर इलस्ट्रेशन पूछे जाएंगे।
और इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, चूंकि मेंस में और नीट में भी 2-3-4 बार सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। सो ये तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन मेरा बच्चा आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको बताने से पहले कुछ और बता दूं। एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना कि जैसे ही हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पूरे चैप्टर का एक और बचता है, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। अब वो कन्वर्जन, अगर सपोज करो मेरे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर है तो उसे हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम ज़रूरत पड़ने पर एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस छोटे से टॉपिक का एक छोटा सा सेशन और होने वाला है। हो सकता है अगला लेक्चर, अगला सेशन हमारा 15 से 20-25 मिनट का हो, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किसी अदर वे में भी कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर, एज अ एमीटर। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है। और बाकी धन्यवाद आपको तो देना ही चाहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वेरीज, आपको आपके डाउट पूछने मस्ट हैं बेटे। अगर आपका डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो हमारे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे ही नहीं, हम जैसे जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स आपको मिलकर आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे, किसी के कम होंगे, बट अब भाई जिसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर होंगे वो तो उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो आपका डाउट क्लियर कर पाए। बट कोशिश ये रहेगी कि हर कहीं जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है बच्चे, पहले तो फिजिक्स में आप अपने डाउट को क्लियर करिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप चैप्टर को पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूटन हो, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो कि आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व करनी आ जाती होंगी या कर पाते हुए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही होगा। तो अगर प्रॉब्लम आपको ऐसी जगहों पे फेस कर रहे हो और करते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आप अपने हर डाउट को सॉल्व करिए पहले, और देन आप मूव ऑन आगे की ओर करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए।